अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज अपने नाज़रीन के साथ इस वीडियो में जो पिछले मौजू को आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ। पिछले मौजू में मैंने ये कहा था कि आप सोसाइटी से जो कुछ एहसासात जो रवैयों की शक्ल में है उनको फील करते हैं और उनको इनहेल करते हैं, और साथ ये भी बताया कि मुखालफीन जो हैं उनको आप मनफी अंदाज से ना लीजिए बल्कि मस्बत अंदाज से लीजिए। इस हवाले से मैं इस मौजू को आगे बढ़ाता हूँ और घरेलू तरबियत के हवाले से हम आगे चलते हैं। मेरी इस सिलसिले में जो पिछली गुजारिशात थी, इससे हम इसको पिछली गुजारिशात या महसूसात थी या जो भी मेरे ख्यालात थे उसको हम अब अपने इस वीडियो में आगे के मौजू पर चलते हैं। लेकिन आगे चलने की बजाय अगर मैं ये कहूँ कि कुछ मज़ीद पेरेंट्स यानी वालिदैन के हवाले से बच्चों के बारे में मैं वज़ाहत करना चाहूँगा। एक बात याद रखिए, जब दो अफराद की शादी होती है वो एक बड़े मुक़द्दस शादी के बंधन में बंध कर अपनी एक नई ज़िंदगी जो कि अमली ज़िंदगी है उसमें कदम रखते हैं। उस वक़्त दोनों फ़रीक़ैन अगर आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लें तो वो उनकी ज़िंदगी में आने वाली जो फ्यूचर उनकी वाली ज़िंदगी जो है उसे बहुत अहम किरदार अदा करेगी। सबसे पहले दोनों के रवैये एक दूसरे के साथ एहतरामन के दायरे में, मोहब्बत के दायरे में चलेंगे तो ज़िंदगी बहुत ही शानदार और एक आइडियल गुजरेगी। उसमें दोनों फ़रीक़ैन के ज़हन में होना चाहिए कि जितना मुक़द्दस ये रिश्ता है इसका तक़द्दुस को बरकरार रखना है, और इस तक़द्दुस को बरकरार रखने में खूबसूरती, पायदारी और भरपूर ज़िंदगी का जो आगाज़ होगा वो आपस की अंडरस्टैंडिंग पर होगा, जो अदब और एहतराम पर होगा। यानी शौहर का काम अपनी बीवी को इज़्ज़त और एहतराम देना और बीवी का काम अपने शौहर को इज़्ज़त और एहतराम देना, ये बुनियादी असूल होंगे और हैं। इसके साथ जब कभी भी कोई तलखी भी आए तो अगर एक फरीक तल्ख अंदाज से बोला है तो दूसरे, यानी मिसाल के तौर पर बीवी ने अगर तल्ख लहजे में बात की है तो शौहर को चाहिए कि उसको खामोशी से सुने और उस पर रद्द अमल ना दे और सोचे कि मेरे बीवी ने जो अगर कोई बात ऐसी कही है तो उससे बेहतर यह है कि खामोशी इख्तियार करने के साथ कूल डाउन हो जाए और उस पर गौर करे। हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग में या गुफ्तगू में शौहर की तरफ से कोई ऐसी बात हुई है जो उसको नागवार गुजरी है,
या घर के किसी फर्द ने अगर कोई बात की है तो शोहर को इरिटेट नहीं होना चाहिए, यानी गुस्से में नहीं आना चाहिए। वो अपने आप को ठंडे मिजाज के साथ उस चीज़ को सुने और उस पर गौर करें। ये नहीं है कि अगर घर वालों ने शिकायत बीवी के बारे में की है तो शौहर एकदम जज्बात में आ जाए। इसी तरीके से घर के दूसरे अफराद की तरफ से कोई आपकी बीवी के बारे में कोई ऐसी शिकायतन कोई बात की गई है तो फौरी तौर पर उस पर रद्द अमल भी ना दें और ना ही उस पर कोई एक्शन लें और आपकी एक्शन से ये महसूस हो कि आप बीवी की एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहे हैं। इससे घर का माहौल में दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी या बदमज़गी का आगाज़ हो जाएगा। इससे बेहतर ये है होल्ड कर लिया जाए। होल्ड करने के बाद कुछ दिनों के अंदर अपने तौर पर जज करें, एनालाइज करें। एनालाइज करने की शक्ल में वो गुत्थी सुलझ जाएगी और वाइफ भी उस वक्त तक कूल डाउन हो चुकी होगी, तो वाइफ से भी बड़े मोहब्बत वाले अंदाज और ठंडे और धीमे अंदाज से उसके बारे में पूछे कि आपने जो कहा था आप ज़रा वो बात दोबारा दोहराइए, क्योंकि मैंने देखा कि आप कहाँ हर्ट हुई हैं या कहाँ क्या चीज़ है। यानी उस कांटे को निकालने की कोशिश करनी है, कांटे को अंदर दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो मैंने कहा ना कि इब्तिदा में कि अगर वाइफ ने कोई बात की है तो आप फौरी रद्द-ए-अमल ना दें। ना देने से मुराद ये है कि आपने अपने घर की बुनियादें मजबूत रखनी हैं, तो उसके लिए ये रवैया अपनाना होगा। तो इन चीज़ों को मियाँ और बीवी अगर दोनों अपना लें, इसी तरह अगर शोहर बीवी के साथ कोई ऐसी बात करे जिसमें शोहर जज्बात के या गुस्से के अंदाज से बात करता है, तो बीवी को उसी टाइम फौरी तौर पर जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको आराम से सुनने के बाद खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद दोनों फरीक उस मौजू पर बात कर लेंगे। तो एक तो वो जो गर्मी या दर्जा हरारत ऊपर चढ़ा होगा वो डाउन हो चुका होगा। इस तरीके से एक दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग पैदा होनी शुरू हो जाएगी और एक्शन और रिएक्शन वाली कैफियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। जितना आप इसको अपनाते जाएंगे तो एक बेस्ट मजबूत रिलेशनिंग मियाँ और बीवी के दरमियान पैदा होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला की करम नवाजी से जब आप इस रिश्ते में बंध जाते हैं और बच्चों वाले हो जाते हैं, तो आप दोनों यानी दोनों फ्रीकैन मियाँ और बीवी ये तय कर लें, कभी भी कोई गर्मा गर्मी वाली भी कैफियत हो या कोई शिकवे शिकायत वाली भी बात हो, वो बच्चों के सामने नहीं करनी। यानी कोई भी इख्तलाफी पहलू कोई भी हो या अपने घर के अलावा किसी ख़ानदान के रिश्तेदार के बारे में भी हो या दोस्तों के बारे में भी हो, लेकिन बच्चों के साथ इस मौजू पर आपने बात उनके सामने नहीं करनी। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो बेहतरीन ऑब्जर्वर होते हैं, अपने घर के अंदर भी और बाहर भी। उससे वो असरात कबूल कर कर उनकी पर्सनैलिटी के अंदर उनका जो शख्सियत का उठान हो रहा होता है उस पर उसके असरात भी होते हैं। जब वो माँ बाप को देखेंगे, अव्वल तो मियाँ बीवी को अपने बच्चों के सामने, चाहे दोनों फरीक हों चाहे कोई एक भी फरीक हो, किसी भी ऐसे मौजू हार्ड टॉक वाले गर्मा गर्मी वाली बहस बच्चों के सामने नहीं करनी। आपस में फिर उसको म्यूचुअल डिस्कस कर लें, जैसे मैंने अभी बताया है कि कूल डाउन होकर या ये। इससे बच्चों की तरबियत
भी उसी अंदाज से होती जाएगी और वो एक इंतहाई मोहब्बत वाले, शफकत वाले और अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ही आइडियल किस्म के ख्यालात और तस्वुरात अपने जहन में रखेंगे और उनकी शख्सियत में भी वो रच बस जाएंगे, इनहेल हो जाएंगे और उनकी शख्सियत उस अंदाज से तामीर पाएगी, मस्बत अंदाज से उनकी तरबियत के अंदर असरात पैदा होंगे। ये बहुत अहम है। इससे आगे आप कभी ये ना समझें कोई ऐसी वैसी कोई किसी किस्म की भी हरकत भी हो या कोई भी किसी किस्म की भी कोई बच्चों की, बिल्कुल आप अगर समझिए छोटे हैं, मासूम हैं, इनको नहीं पता, नहीं, उनके सामने आपके किसी किस्म की भी अमल ऐसे नहीं होने चाहिए जो पर्दे के ज़िम्मे में आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने जुबान तो दी है, लेकिन अभी उसमें ताकत नहीं आई बोलने की। लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके बकाया हसियात बड़े स्ट्रॉन्ग वे से, बड़ी पावर के साथ अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये मत समझिएगा कि वो बोलने मासूम है, बोल नहीं सकता, ये नहीं, उस वक्त उसकी हसियात क्या है, सुनने की, बोलने की तो बात मैं नहीं कर रहा, देखने की, देखना और सुनना, ये वो चीज़ें हैं जो अपने अंदर वो इनहेल करेगा। इस तरह आस्ता आस्ता जो स्टेप बाय स्टेप उनकी एज होगी उसमें भी इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप अपने बच्चों की शख्सियत को मस्बत अंदाज से तामीर करना चाहते हैं तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। यहाँ से बच्चों का आपके साथ रिलेशनिंग, क्योंकि वो अपने माँ बाप यानी मियाँ बीवी के रिश्तों को देखेगा कि उनमें मोहब्बत ही मोहब्बत है, चाहत ही चाहत है, तो वो बच्चा उसे मस्बत अंदाज से चलेगा। बच्चों को अगर डांटना भी है, डांटने की बजाय इस अंदाज से कीजिए, मसलन जुबान से गूंजदार आवाज़ में बोलने की बजाय अपनी आंखों से या अपने चेहरे से नापसंदीदगी का इजहार कर दीजिए, तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये चीज़ सही नहीं है। वो आपकी आंखों और चेहरे के इंप्रेशन से अंदाज़ा लगा लेगा कि मैं ये चीज़ सही नहीं कर रहा। ये चीज़ें जब जैसे आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जब वो ग्रोथ वाइज बढ़ता जाएगा, नौजवानी की स्टेज पर आएगा, तो उनमें इन चीज़ों के असरात उन पर भी होंगे। ये बुनियादी ईंटें हैं या इंतहाई वो अंसर हैं जो आपके घर की तामीर यानी माशरत के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से, मोहब्बत के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये रिश्ते मजबूत होंगे। ये बहुत अहम अंसर और पहलू है, इस पर खुसूसी तवज्जो दीजिए। इसके साथ बच्चों की एजुकेशन के ऊपर जब आप तवज्जो दें तो उसमें आप बच्चों को इस अंदाज से कोचिंग करें, माँ और बाप की कंट्रीब्यूशन हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आजकल के दौर में ये चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन बहुत ही कम सतह के ऊपर हो रही है। आजकल ट्यूशन का रवाज है। ट्यूशन में मोरल करैक्टर के हिसाब से जो टीचर आता है पढ़ाने के लिए, उसमें मोरल करैक्टर ये नहीं है कि मैं इधर पढ़ाने के लिए मीन्स कि ये मेरी एक रोज़ी है और मैं इसको हलाल के तरीके से कमाऊं, वो इस अंदाज से नहीं पढ़ाता। वो कमर्शियलिज्म के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से पढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इसकी रूह जो है
वो मुतासिर हुई है। और ये इसका आगाज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम भी थे तो ट्यूशन सेंटर थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन थे। लेकिन उनके अंदर भी ये खराफात पाई जाती थी। क्या कि पैसा। पेरेंट्स अगर थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता उस पर तवज्जो देना शुरू करें और उनको स्टडी के मामले में उनकी हेल्प आउट करें तो उनकी बेस घर के अंदर काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं इत्तेफाक से अपने एक कज़न की तरफ गया, उनके पोते थे, दो पोते थे, तो उनको मैंने बुलाया और कहा आप बताइए अब क्या पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप बस सिर्फ थोड़ा सा, उन्होंने कहा जी हम काउंटिंग यानी गिनती, टेबल यानी पहाड़े। तो उनके सामने मैंने ऐसी जैसे गपशप करते हैं या बच्चों के साथ खेलते हैं उस अंदाज से मैंने कहा आप अपनी कॉपी लाएं और आप अपनी पेंसिल भी लेकर आइए। तो मैंने उनको कहा आप एक लिखें। स्कूल के हिसाब से तो उसने लिख लिया, लेकिन उसमें साइंस नहीं है बच्चे के अंदर एक से क्या मुराद है। तो मैंने ऐसे ही एक जस्ट फॉर सैंपल के तौर पर उनको कहा देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैंने कहा मैंने एप्पल का छोटा सा उनकी कॉपी पेज के ऊपर एप्पल बनाया। तो उनसे पूछा ये क्या है? कहते हैं एप्पल। मैंने कहा कितने हैं? कहते हैं एक। तो मैंने कहा इसको आप उसको एक लिख कर बताया कि आप ये देखिए ये एक है। फिर साथ मैंने कहा बताइए एप्पल कितना है? कि जी एक। तो मैंने कहा देखें ये मैंने 1 लिखा हुआ है। उर्दू में भी इंग्लिश में बताया। इसके बाद फिर मैंने आगे 2 एप्पल के ड्राइंग के अंदर जो है एप्पल बनाए और उनसे पूछा कि आप बताएं ये कितने एप्पल हुए? उन्होंने कहा 2। तो मैंने कहा एक में आपने जमा 1 किया तो ये 2 हो गए। पहले 1 था, अब उसके साथ हमने 1 सेब और रखा यानी बढ़ाया तो 1 से ये 2 हो गए। तो इसको देखें ये 2 इस तरह आता है यानी 2 इस तरह आता है। इस तरीके से मैं उनको 20 तक की काउंटिंग करवा दी और वो उससे आगे खुद चलना शुरू हुए। मैंने कहा जी आप इसको गिने आप कितने हो गए। फिर इसी तरीके से जैसे मैंने 1 में 1 जमा 1 कर 2 किया, उनको समझ में आया कि जी इस तरीके से 2 बनता है। फिर इस तरह मैंने फिर 1 जमा 1 कर फिर उसमें उसको 3 बनाकर बताया। इस तरीके से उनको मैं काउंटिंग 1 2 3 इस तरह बनता है। ये चीज़ मैंने उनको बताई। इसी तरीके से मैंने टेबल्स पर भी मैंने कहा जी 2 का टेबल का आपको पता है 2 1 2 कैसे है। मैंने उसके ऊपर 2 कर ज़रब का निशान बनाकर 1 लिखा और उसको कहा कि जी ये 2 जो है जब 1 के साथ हम इसको ज़रब देंगे तो ये 2 हो गया। अब 2 में मैंने आगे फिर बताया कि 2 फिर मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू, तो उसमें मैंने जो ऊपर 2 था उसमें मैंने कहा कि देखें ये 2 आप ऊपर 2 1 2 है यहाँ लिखें और इसमें 2 और ऐड कर लें तो ये 4 हो गया। 2 2s are 4। इस तरीके से मैंने पूरी टेबल उनको बताई तो वो गेम के अंदर सीख गए। कहने से मुराद क्या है कि बच्चे को इस अंदाज से पढ़ाएं कि उसमें दिलचस्पी पैदा हो और वो क्रिएशन पैदा हो कि ये कैसे हुआ। एक और टिप देता हूँ, बच्चों को ऐसे करें कि एक ड्राइंग की कॉपी लेकर दें और उनको एक फूल बनाकर दिखाएं। उन्हें कहें कि इसकी आप ये जो मैंने बनाया है इसको बनाकर आप दिखाएं।
पहले उनके सामने बनाएं ताकि वो आपको देखें कि किस तरह बना रहे हैं। इस तरीके से उनके जहन में एक क्रिएशन पैदा होगी, जहन खुलेगा, बंद नहीं होगा। फिर कभी उनको कहें आपके जहन में कोई भी चीज़ आ रही है बनाइए। पहले 2-3 दफ़ा एक्सरसाइज जब आप कराएंगे, फूल कभी पत्ता बना दिया, कोई दरख्त बना दिया, खजूर का दरख्त बना दिया, कभी सूरज बना दिया, कभी चांद बना दिया, कभी बादल बना दिए, उससे क्या होगा? एक तो उसका क्रिएशन माइंड होगा, साथ आप उनसे पूछें ये क्या चीज़ है, फ्लावर है, फ्लावर किस चीज़ का है, क्या नाम है। इसी तरीके से आप कोई फ्रूट का मसलन एप्पल बना दें, ऑरेंज बना दें, यानी इस तरीके से सब्जी, फल, फ्रूट, इस तरीके से उनको जब आप शक्लें बनाकर ये दिखाते जाएंगे, और या अमली तौर पर भी अगर आपके घर में जो फल फ्रूट होगा उनके सामने रखेंगे, देखें मैं ये बनाने लगा हूँ, जब आप बनाएंगे उसमें कलर करेंगे तो बच्चा जो है उसको कलर का भी नाम याद हो जाएगा, उसको जो है फ्रूट का नाम भी याद हो जाएगा, उसको वेजिटेबल का भी नाम याद हो जाएगा। इसी तरह चेयर, टेबल, यानी हल्के हल्के खाके बनाकर उनको जब बताएंगे तो उनको वो चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। जब याद होंगी फिर उनके साथ स्पेलिंग भी इसी तरीके से उनको बताइएगा। ये मैं इब्तदाई अंदाज से बात कर रहा हूं। इससे क्या होगा? एक इंटरेस्ट पैदा होगी, दूसरा उनके अंदर एनालिसिस कि भाई कैसे आया, तीसरा इस चीज़ का क्या नाम है, वो चीज़ उसी तरह उसके अंदर जो हिस्स पैदा होगी, किस चीज़ की, ऑब्जर्वेशन की, सेंस की, ये चीज़ें डेवलप हो जाए। ये इब्तदाई चीज़ें बच्चों में जब आप डेवलप करेंगे, एक इंटरेस्ट, एक हाउ एंड वाई, जब ये कहेंगे कैसे, क्यों, वो एक एनालिसिस या सर्च में चला जाएगा, या तहकीक में जाना शुरू हो जाएगा, यानी उसमें क्रिएशन पैदा होनी शुरू हो जाएगी। ये इब्तदाई स्टडी मीन्स कि उसकी बेस जब आप अच्छी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बच्चा खुद ब खुद उस स्टडी के अंदर इन्वॉल्व होता जाएगा। आखिर में मैं आपसे अपने चैनल का नाम, मेरे चैनल का नाम है इंजीनियर मोहम्मद खालिद शिराजी। दूसरा, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और बेल आइकन के ऊपर अगर आप प्रेस करेंगे तो मेरी क्लिप्स आपको मिलती रहेंगी। आपने राय का अगर इजहार करना है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर पसंद आए तो जो हाथ का निशान बना हुआ है आपके लेफ्ट साइड पर, उसको प्रेस कर दीजिएगा, यानी जो महसूस करें। आपका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।